हेलो स्टूडेंट, मैं नितीश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग एक नए क्लास में का वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और ये क्लास है क्लास 12, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, जैसा कि आप नाम देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 12 का चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और प्रॉपर नोट्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एकदम बातों को समझते चलेंगे, ठीक है। और ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से सुने, देखें और नोट्स को प्रॉपर तरीके से लिखें, क्योंकि ये नोट्स ऐसा है ना कि इसमें पूरा एनसीईआरटी है। अगर ये नोट्स आप एक बार पढ़ लिए, आपको दोबारा हम गारंटी देते हैं कि बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इस चैप्टर का पहले तो नाम का मतलब हम लोग समझें, ठीक है। आज के टाइम में जो इंडिया है हमारा, ठीक है, आज के टाइम में जो इंडिया है ये पहले ऐसे नहीं था, ठीक है। अभी तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है, बहुत सारा चीज़ आ गया है, नए नए गवर्नमेंट आ गई हैं, अलग अलग प्रकार का चीज़ सब आ गया है। लेकिन शुरुआत अगर थोड़ा सा हम लोग पास्ट में जाए, पास्ट में, ज़्यादा पास्ट में नहीं, हम लोग जाते हैं 1947 में। तो 1947 में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है। उस दिन आज़ादी मिला हम लोग को 15 अगस्त 1947 को। अब आज़ादी तो मिल गया हम लोग को, हमारे देश को, लेकिन जिस कंडीशन में आज़ादी मिला वो कंडीशन हमारे देश के लिए ना बहुत ही खराब था। अगर उस टाइम में सही पॉलिटिकल लीडर्स नहीं रहते तो आज हमारा भारत वैसा ना होता जैसा आज हम लोग देख रहे हैं। तो आखिर उस टाइम में हुआ क्या, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कैसे पॉलिटिकल लीडर्स हर एक पॉइंट को सोचते हुए, कैरी आउट, फिगर आउट करते हुए उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, और कैसे इतने बड़े इंडिया देश को इन लोगों ने उस टाइम में संभाला। तो आइए हम लोग जानते हैं। हमारा पहला टॉपिक है चैलेंजेस फॉर न्यू नेशन स्टेट, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस अटेन कर चुका था, ठीक है। और लगभग आधी रात को, ठीक है, 14 और 15 अगस्त के बीच मिडनाइट, ठीक है, इस दिन क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम के इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट पीएम बने थे इंडिया के, ठीक है, इन्होंने एक स्पेशल स्पेशल असेंबली को एड्रेस किया, ठीक है। यानी कि इस स्पेशल असेंबली में ये गए जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और उस सेशन में इन्होंने एक फेमस भाषण दिया, स्पीच दिया, जिसका नाम पड़ा ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ठीक है। आधी रात को सोचिए, मतलब खुशी का माहौल था ये उन लोगों के लिए। एक तरफ से कहें तो खुशी का भी था, और एक तरफ से कहें तो थोड़ा सा वो लोग मतलब टेंसलाइज भी थे, ठीक है। अब सोचो आधी रात में इन लोग को इंडिपेंडेंस मिला, आधी रात इन लोग को नींद ही नहीं आ रहा था, नहीं, आधी रात में बताओ जवाहरलाल नेहरू जी को क्या सूझा कि गए और भाषण देने के लिए, ठीक है। तो भाषण तो दिए, इन लोग को बहुत खुशी मिला कि आखिर लेट से ही सही लेकिन हम लोग को इंडिपेंडेंस तो मिला, ठीक है, इंडिपेंडेंस तो मिला। और 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी रेड फोर्ट पे भी तिरंगा लहरा के भाषण दिए थे, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हम लोग देखें कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारा देश आज़ाद जैसे ही हुआ तो उसके सामने दो गोल्स आया, ठीक है। दो गोल्स कहने का मतलब दो टारगेट, या यूं कह लीजिए दो प्रॉब्लम्स। टारगेट क्या है, तो टारगेट क्या था, पहला टारगेट था कि ये जो हमारा इंडिया है उसमें हम एक ऐसा गवर्नमेंट लाएं जो डेमोक्रेटिक हो। कैसा हो, डेमोक्रेटिक हो, ठीक है। बताया समझ में, पहला टारगेट क्या था कि हम ऐसा गवर्नमेंट लाएं जो कैसा हो, डेमोक्रेटिक हो। दूसरा टारगेट
दूसरा टारगेट ये था कि ऐसा गवर्नमेंट काम करे, ऐसे गवर्नमेंट काम करे कि जितने भी वीकर सेक्शन के लोग हैं और अदर पीपल्स हैं, ये एक साथ रह सके या इनका कुछ भलाई हो सके। बात आ रहा है समझ में? हम क्या बोले, यहाँ पे जब इंडिपेंडेंस हुआ तो उस टाइम का जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को दो टारगेट मिला, दो गोल्स था उसके सामने। पहला कि हम ऐसा गवर्नमेंट लाएं जो डेमोक्रेटिक हो, दूसरा गवर्नमेंट कुछ इस टाइप से काम करे कि वीकर सेक्शन और अदर पीपल्स का भलाई हो और ये लोग एक साथ एकजुट होकर रहें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस दैट इंडिया फेस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 के बाद इंडिया को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? ठीक है, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? तो अगर हम लोग पहली मुसीबत का नाम ले तो पहला मुसीबत था कि ये जो इंडिपेंडेंस हुआ, ये इंडिपेंडेंस ऐसे ही नहीं मिला हम लोग को। ठीक है, इस इंडिपेंडेंस के बदले हम लोग बहुत बड़ा कुर्बानी दिए। कुर्बानी क्या दिए कि इंडिया का पार्टीशन हो गया। इंडिया क्या हो गया? दो भागों में, दो रिलीजियस कंट्रीज में बट गया। ठीक है, एक तो इंडिया बना, एक तो पाकिस्तान बना। इंडिया डोमिनेटेड बाय हिंदू, पाकिस्तान डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स। ठीक है, बात आया समझ में? इंडिपेंडेंस जब हुआ तो वो ऐसे ही नहीं इंडिपेंडेंस हुआ, उसके पीछे हम लोग बहुत बड़ा कुर्बानी दिए। वो कुर्बानी क्या था कि पार्टीशन, इंडिया दो भाग में बट गया। एक तो इंडिया था ही, एक बट गया पाकिस्तान। अब ये जो पार्टीशन हुआ ना, ये ऐसे ही नहीं रूम का बंटवारा जैसा, या कोई जो जमीन का बंटवारा करता है बस हो गया, धागा बांट दिया, अपना पिलर गाड़ दिया, हो गया, देश हो गया मेरा, अपना बांट लिए। ये जो पार्टीशन हुआ था ना, इसमें हम कहे तो अनप्रिडिक्टेबल, जिसको हम लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते थे, वैसा वायलेंस हुआ इस पार्टीशन के दौरान। ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इधर के लोग, पाकिस्तान के लोग इंडिया आ रहे थे, इंडिया के लोग पाकिस्तान आ रहे थे। आप लोग बॉर्डर फिल्म देखे होंगे, तो बॉर्डर फिल्म का जो शुरुआत का सीन है ना, उसको जब देखिएगा तो एकदम यही रियलिटी था। वो एक्चुअल एक रियलिटी था उस मूवी में शो किया गया है, उस फर्स्ट सीन में। ठीक है, सब जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़े जा रहे थे। इंडिया के लोग में हिंदू लोग मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम पाकिस्तान में मुस्लिम लोग हिंदू को मार रहे थे। कहने का मतलब हुआ कि इस पार्टीशन में बहुत ही वायलेंस हम लोग को देखना पड़ा, बहुत लोगों को हम लोगों ने गवाया। ठीक है, नो अदर कंट्रीज बाय देन वाज बॉर्न इन अ सिचुएशन मूव डिफिकल्ट दैन द इंडिया इन 90। इंडिया का जो हाल था ना 1947 में, उसके जैसा हाल, बुरा हाल, मतलब दुनिया के किसी भी कंट्री का नहीं हुआ। इंडिया का जो हाल था 1947 में, ऐसा सिचुएशन कोई भी कंट्री नहीं देख पाया। ठीक है, कोई भी देख पाया कि किसी कंट्री में हुआ ही नहीं। ठीक है, बात आए यहां तक समझ में? तो यहां तक में बेसिकली हम लोग यही देखें कि इंडिपेंडेंस हम लोग को जब मिला, हम लोग को मिला ऐसे ही नहीं मिला, हम लोग को वहां पे पार्टीशन देखने को मिला। ठीक है, साथ ही साथ इंडिपेंडेंस के साथ साथ एक और चीज हम लोग को मिला कि भाई इंडिया अब दो भागों में बांटना है। कैसे बटा, ये सब चीज हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये चीज देखते हैं कि डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस क्या देखने को मिला। समझ में आया यहां तक का बात? एकदम स्टोरी आप लोग माइंड में एकदम क्रिएट करते चलिए। ठीक है, अब देखिए वहां तो गोल्स था कि ये चीज, ये काम हमको पूरा करना है। यहां है चैलेंजेस कि तीन चैलेंजेस थे। ठीक है, उस टाइम का जो गवर्नमेंट बना था ना, उसके पास तीन चैलेंजेस थे और उस तीनों चैलेंजेस को ना उसको फेस करना था। फेस इन द सेंस, उसको आप यूं समझ के रखिए कि उसको कंप्लीट करना था। समझ में आई ये चीज?
तो 3 चैलेंजेस क्या था? पहला था कि क्रिएट अ यूनाइटेड नेशन, मतलब अब हम लोग को ना ऐसा नेशन क्रिएट करना होगा जिसमें सब यूनाइटेड हो, एक साथ हो, एकजुट हो, क्योंकि वो दौरान ऐसा था ना, वो टाइम ऐसा था जिसमें लोगों को एकजुट करना बहुत ही जरूरी था। अगर एकजुट हम नहीं करते, ठीक है, उस टाइम पे गवर्नमेंट एकजुट नहीं करते लोगों को, तो बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंस हम लोग को देखने को मिलता है। जितना हम लोग देख रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता। यूनाइटेड क्यों हमको करने का जरूरत पड़ा? क्या ऐसा रीज़न था क्यों हम यूनाइट करें लोगों को? तो इसके पीछे का रीज़न है कि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड लैंड है। इंडिया कैसा लैंड है? डाइवर्सिफाइड, मतलब इसमें अनगिनत हम वैसे लोग देखते हैं जिनका अलग अलग रिलीजन, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, ठीक है, वैसे हैं। समझ में आया यहाँ पे? तो इंडिया एक डाइवर्सिफाइड लैंड है। इंडिया एक ऐसा लैंड है जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के कल्चर, अलग अलग टाइप के रिलीजन, सभी प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। देखो वही बात लिखा हुआ है कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखिए इंडिया को यूनाइट करना क्यों जरूरी था? क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड लैंड था। तो अगर इंडिया में हम सिर्फ हिंदुओं को लेके चले तो पंजाबी लोगों को प्रॉब्लम था, अगर सिर्फ पंजाबी को लेके चले तो हिंदुओं को प्रॉब्लम होता, अगर सिर्फ दोनों को अलग लेके चले तो और किसी रिलीजन वाले लोग को प्रॉब्लम होता। तो इसीलिए हम लोग को ऐसा काम करना था ना कि जितने भी लोग हैं वो सब एक साथ एकजुट होकर इस मुसीबत का सामना करें, ठीक है। इट वॉज अ चैलेंज टू यूनाइट सच डाइवर्सिफाइड, इतना बड़ा इंडिया, इतने बड़े लोग, इतने लोग, इन सब को डाइवर्सिफाई करना, एकजुट हो करना, यूनाइट करना, ये काफी मुश्किल का टाइम था, ये काफी मुश्किल चीज था। लेकिन उस टाइम के गवर्नमेंट को ये हार नहीं माने वो लोग, ठीक है। वो लोग फिर भी बहुत जी जान लगा दिए ये लोगों को यूनाइट करने में, जो कि ये सबसे मुश्किल का काम था, ठीक है। अब कैसे इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझे कि छोटे छोटे बच्चों को एक टोली हो जाए, अब टोली अलग अलग फैल जाए तो कितना मुश्किल हो जाए टीचर्स को उन बच्चों को एक साथ लाने में। तो वही काम था, यहाँ टीचर्स का काम कर रहे थे गवर्नमेंट, वो बच्चे थे यहाँ अलग अलग रिलीजन वाले लोग। अब उन सबको एक साथ लाना, एकजुट लाना, ताकि आपस में वो लोग लड़ाई ना करें, ये सोचिए कितना मुश्किल का काम हुआ होगा उस टाइम में। लेकिन फिर भी हमारे गवर्नमेंट उस चीज को पूरा किए। अगला चैलेंज है एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेसी। हम लोग पिछले इतने सालों तक, ठीक है, हम लोग पिछले इतने सालों तक ब्रिटिश रूल में रहे, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड में रहे, ब्रिटिश हम पे रूल किए, जिसमें ना हम गवर्नमेंट को चुन सकते थे, ना हमको कुछ बोलने का अधिकार था, ना कुछ करने का अधिकार था। इसीलिए अब जो गवर्नमेंट चाह रही थी कि अब जो लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं तो अब यहाँ पे ऐसी सरकार हो जहाँ पे लोगों को बोलने का अधिकार मिले, लोग उस सरकार को चुने, लोग अपने मुसीबतों को, अपने प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक बता सकें, ठीक है, वैसी चीज चाहिए थी। अब समझ में? इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वाज बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया किस टाइप का गवर्नमेंट अपनाया? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म। 11th में आप लोग पढ़े होंगे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म, इससे पहले क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो उस टाइप का गवर्नमेंट उन्होंने अपनाया, हमारे इंडिया के जो लीडर्स लोग थे। टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि एक संविधान सोचा कि एक संविधान क्यों ना बनाया जाए भाई, ठीक है, एक रूल बुक क्यों ना बनाया जाए, ताकि उस बुक के अनुसार लोग काम करें, उसके अनुसार लोग हर एक वर्क को पूरा करें, कंप्लीट करें, ठीक है। उसी बुक का यहाँ पे नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। वो लोग सोचे कि हम लोग का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, जिसके अनुसार लोग वर्क करेंगे, काम करेंगे, ठीक है, अपने पावर का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा उसके थ्रू। समझ में आई ये चीज? अगला है, तीसरा चैलेंज था कि इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द इंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शन। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज था कि जैसा सिचुएशन हमारे इंडिया में बना हुआ था वैसे सिचुएशन में डेवलपमेंट कैसे लाया जाए, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे लाया जाए और क्या किया जाए जो पूरा सोसाइटी वेलबींग सही से जिए, उनका सही से भरण पोषण हो सके,
ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन द डीपीएसपी द वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव। डीपीएसपी भी आप लोग पहले क्लास में पढ़े होंगे। डीपीएसपी क्या है? सिंपली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये क्या था? ये सिंपली वो गाइडलाइन है, ठीक है, जो सरकार को दिया जाता है। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स तो वो अधिकार होते हैं ना जो हम लोग को दिए रहते हैं, लेकिन डीपीएसपी एक गाइडलाइन है जिसके अनुसार गवर्नमेंट को चलना है। ठीक है, डीपीएसपी पे हम कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं कि ये हमारा डीपीएसपी को वॉयलेट कर रहा है। हम लोग फंडामेंटल राइट्स पे अधिकार जमा भी सकते हैं, उस पर हम लोग केस कर भी सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी पे नहीं कर सकते, क्योंकि डीपीएसपी क्या है? एक रूल्स है, एक गाइडलाइन है, जिसका फॉलो करना ना करना वो सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ डीपीएसपीज दिए। ठीक है, और वो उन्होंने कहा कि यही डीपीएसपीज को आपको फॉलो करना है ताकि आप वेलफेयर गोल्स को अचीव कर सकें, ताकि अपने जितना गोल्स अपनाया है उसको सही से पालन कर पाएंगे। ये इसका करने का एक ही तरीका है कि आप डीपीएसपी के जितने भी रूल्स हैं उसको फॉलो कीजिए। अगर फॉलो कीजिएगा तभी आप लोग जितना भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जितना भी वेलफेयर गोल्स है, आप लोग उसको अच्छे से पूरा कर पाइएगा। ठीक है, टू मेक इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। कुछ ऐसा पॉलिसीज बनाया जाए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, क्योंकि उस टाइम का जो सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे भारत को, वो जो ब्रिटिश थे उसको ना भिखारी का थाली पकड़ा के, समझो तो एक इंडिया को ना एक कटोरा थमा के चले गए। ठीक है, हम लोग इतने गरीब थे कि हम लोग खुद से अपना अनाज भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे थे, हम लोग को दूसरे कंट्री से मंगवाना पड़ रहा था अनाज। वो तो बाद में फिर 5 ईयर प्लान बना, तब ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह पे वर्क हुआ, तब जाके हम लोग इतने भी कैपेबल हुए कि हम लोग खुद अपना भरण पोषण खाना पीना कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम में ऐसा हम लोग का हाल था ना कि हम लोग मतलब खाने पीने पे भी किल्लत पड़ रहा था। तो टू मेक इफेक्टिव पॉलिसीज मतलब एक ऐसा पॉलिसीज बनाया जाए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ सके, कम से कम हम लोग के यहाँ का लोग भूखे ना मरे, गरीबी में ना मरे, पुअर्टी खत्म हो, इरेडिकेशन ऑफ पुअर्टी। तो लगभग यही 3 चैलेंजेस था जो उस टाइम के गवर्नमेंट के पास फेस करना पड़ा। समझ में आया जी चीज? एक बार पहले से फिर से रिकॉल करें। पहला, नेशन को यूनाइट करना, सभी लोगों को, अलग अलग रिलीजन वाले लोगों को एक साथ लाना था, पहला चैलेंज। दूसरा, कुछ ऐसा करें कि यहाँ कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो सके, क्योंकि हम लोग सालों से ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के में रह के दब गए थे, दबुक हो गए थे, हम लोग दब के रह रहे थे, ना कुछ हम लोग ढंग से मन का बोल पा रहे थे, ना हम लोग कोई गवर्नमेंट को चूज कर पा रहे थे। तो हम लोग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र चाहते थे जिसमें लोगों का वैल्यू हो, लोगों की बात माना जाए। दूसरा चीज, डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि इस टाइप में डेवलपमेंट सबसे जरूरी है। जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा इनकम जनरेशन कभी होगा ही नहीं। ठीक है, डेवलपमेंट होगा तभी वेलबींग होगा इंटायर सोसाइटी का। तो ये 3 चैलेंजेस उस टाइम में था, इसको पूरा करना था किसी तरह गवर्नमेंट को। समझ में आया यहां तक का बात? अच्छा, एक बात और सोचिए कि 14-15 अगस्त को इतनी बड़ा दिन था हमारे लिए। ठीक है, आज़ादी हम लोग को मिला, जवाहरलाल नेहरू थे, उनके साथ कुछ और लीडर्स थे, लेकिन एक लीडर जिनका सबसे बड़ा रोल था हमारे देश को आज़ाद करने में, महात्मा गांधी, वो उस टाइम में नहीं मौजूद थे। आखिर वो कहाँ थे? तो वो थे कोलकाता में, क्योंकि जब आज़ादी हुआ तो उस टाइम के में कोलकाता में जो वायलेंस हो रहा था, उस वायलेंस को वो संभाल रहे थे। समझ में आई ये चीज़? इसी कारण से वो इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए थे। वो उस टाइम में 1947 14 अगस्त को वो कोलकाता में थे, वहां के वायलेंस को वो शांत कर रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन से मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि पार्टीशन के बाद ये 2 काम होना था। एक तो डिस्प्लेसमेंट तो होना ही था, ये तो पक्का था, मस्ट है। पाकिस्तान के लोग इंडिया आते, इंडिया के जो मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान जाना था, तो डिस्प्लेसमेंट तो मस्ट था। रिहैबिलिटेशन, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनको कहाँ रखेंगे हम? तो जगह भी तो देना था ना हमको, कि उनको रहने के लिए कुछ प्लेस मिले। वो पूरा फैमिली के साथ पूरा सामान लेके वो एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल कर रहे हैं,
आ रहे हैं, तो उनको रिहैबिलिटेट तो करना जरूरी था, वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो पार्टीशन में ये दो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिला, डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिलिटेशन। डिस्प्लेसमेंट, लोग इधर उधर भटकने लगे, इस देश से उस देश, उस देश से इस देश आने लगे। तो जैसा कि हम लोग देखें कि 14-15 अगस्त 1947 को हम लोग को दो नेशन स्टेट मिला, एक इंडिया, एक पाकिस्तान। ठीक है, अब ये कैसे मिला, तो आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जिसका नाम है टू नेशन थ्योरी, दो नेशन थ्योरी। ठीक है, दो नेशन यानी कि इंडिया और पाकिस्तान, ये कैसे हुआ। टू नेशन थ्योरी किनके द्वारा लाया गया, तो मुस्लिम लीग, मुस्लिम के द्वारा, यानी कि यहां पे जो बंटवारे की बात की गई थी वो मुस्लिम के द्वारा की गई थी, और वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, उनके द्वारा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया कंसिस्टेड ऑफ टू पीपल्स। इनके टू नेशन थ्योरी में ये कहा गया कि हमारा जो इंडिया है ना, उसमें दो लोग रहते हैं, एक तो हिंदू, एक मुस्लिम, यही दोनों मिला के इंडिया बना। ठीक है, अब जिसमें सबसे ज्यादा लोग थे हिंदू। अब मोहम्मद अली जिन्ना को लगने लगा कि हिंदू डोमिनेटेड है, तो अब आजाद हुए तो आने वाला समय ऐसा होगा ना कि हिंदू क्या करेंगे, मुस्लिम को दबा के रखेंगे, क्योंकि हिंदू ज्यादा थे, ज्यादा संख्याओं में थे। ठीक है, मेजॉरिटी में थे, माइनॉरिटीज में मुस्लिम थे। तो उनको डर लगने लगा कि आगे आने वाला, डर क्या लगने लगा, बहुत सारे लोग उन्होंने बहुत सारे लोग उसको उसको भड़काए, पूरा कान भरे। तब वो सोचा कि नहीं, आगे वाला समय में ऐसा होगा कि जो हिंदू होंगे वो मुस्लिम को दबा के चलेंगे। इसीलिए वो उन्होंने डिमांड किया कि हम लोग को एक सेपरेट कंट्री चाहिए। किनको, मुस्लिम्स को क्या चाहिए, एक सेपरेट कंट्री हमको चाहिए। ठीक है, और ये थ्योरी किनके द्वारा लाया गया, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, जो उस टाइम के मुस्लिम लीग के लीडर थे। ठीक है, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी था मुस्लिम लीग। समझ में आई ये चीज। तो टू नेशन थ्योरी किनके द्वारा लाया गया, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना उस टाइम के किस लीडर से, किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे। ठीक है, और उन्हीं के डिमांड पे एक नया कंट्री बना, वो कंट्री था मुस्लिम का। समझ में आया यहां तक। अब यहां पे अब देखिए, ये हमारा कॉन्ट्रडिक्ट होने लगा फैक्ट। कॉन्ट्रडिक्ट क्या हुआ, हमारे पास पीछे जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि, देखिए पीछे जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि हमारे पास तीन चैलेंजेस थे, जिसमें एक चैलेंज था यही, इंडिया को यूनाइट करना। समझ में आया बात। अब देखिए यहां यूनाइट हुआ कहां इंडिया, यहां तो डिमांड आने लगा कि हिंदू अलग, मुस्लिम अलग। लेकिन उस टाइम का पहला तो चैलेंज यही था कि हम लोग को इंडिया को यूनाइट करना है। इसीलिए ड्यू टू दिस, कांग्रेस जो उस टाइम के लीडर थे, उन्होंने अपोज किया इस थ्योरी को। बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई दूसरा देश नहीं मिलेगा मुस्लिम को, हम लोग को एक साथ रहना है, एक साथ रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो बहुत सारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ 1940s में, द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो धीरे धीरे बहुत सारा पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स होने लगा, शुरू से ही चला आ रहा था, 1940 से ही चला आ रहा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स। तो ब्रिटिश जो है ना, द ब्रिटिश रोल लेड टू द डिसीजन फॉर क्रिएशन। ब्रिटिश जाते जाते भी ना यहाँ पे ना हम लोग के को ना एक रिलीजियस लड़ाई लड़वा के चला गया। ब्रिटिश ही साइन कर दिया कि नहीं, क्रिएशन होगा। लॉर्ड माउंटबेटन, यही वो आदमी था, यही वो शख्स था जिन्होंने साइन किया टू नेशन थ्योरी पर। ठीक है, वो ब्रिटिश लीडर कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस टाइम के इंडिया के वाइसराय थे। उन्होंने ही इस क्रिएशन पे साइन किया। उन्होंने ही ये भड़काया मोहम्मद अली जिन्ना को कि देखिए अब आज़ाद हो रहा है, आप लोग माइनॉरिटीज वाले लोग हैं, देखिएगा आने वाले समय में जो हिंदू मेजॉरिटी में होंगे वो मुस्लिम माइनॉरिटीज को एकदम नीचे दबा के रहेंगे। उन्हीं के दबाव में आके मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी का डिमांड रखा, प्रपोजल रखा, और उन्होंने डिमांड किया कि मुस्लिम का एक अलग कंट्री होगा। और फाइनली ब्रिटिश जाते जाते लॉर्ड माउंटबेटन ने उस डिसीजन पे साइन करके दो नेशन को बांट, एक नेशन को दो भाग में बांट दिया, जिसका नाम पड़ा एक इंडिया और एक पाकिस्तान। समझ में आई ये चीज। आप लोग यहां से प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाते रहिए। देखिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का प्रोसेस क्या था।
देखिए प्रोसेस का अगर हम लोग बात करें ना, तो दोनों ही पार्ट इंडिया ही का था, ठीक है। वो तो कहावत सुने हैं ना कि अगर किसी आदमी का एक हाथ काट देना, ठीक है, तो दर्द होता है। तो वही हाल हुआ इंडिया के साथ। ये जो पार्टीशन हुआ ना, ये समझिए तो इंडिया का एक हाथ कट गया, उस टाइप का, ठीक है। ये पार्टीशन बहुत ही पेनफुल प्रोसेस था, बहुत वेरी पेनफुल, ठीक है। लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ, लॉट्स ऑफ वायलेंस हुआ, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बेफिजूल के मारे गए वो लोग, ठीक है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट, कोई भी डिसीजन लेना, कुछ भी चीज को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट होते जा रहा था गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि ये लोग अंधाधुन मरे जा रहे थे, मारे जा रहे थे रिलीजन्स के नाम पर। ये जो पार्टीशन था, जैसा कि हम लोग बात करें कि जैसा कि प्रीवियस में हम लोग बात किए कि ये जो पार्टीशन था ये किस प्रिंसिपल पे था, तो रिलीजियस मेजॉरिटी पे था। द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी, इस प्रिंसिपल पे आधारित था ये पार्टीशन। हम लोग बात किए थे अभी कि मुस्लिम माइनॉरिटीज थे और हिंदू मेजॉरिटी। प्रॉब्लम क्या आया, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, जहां हम लोग रह रहे हैं उस टाइम में अगर हम लोग देखें तो कोई भी ऐसा जगह नहीं था जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी बेल्ट हो सके, यानी कि इंडिया में मुस्लिम मेजॉरिटी वाला कोई जगह नहीं था, ठीक है। हाँ, हम लोग ये भी जानते हैं कि सारे मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान नहीं चाहते थे, कुछ ही ऐसे मुस्लिम लोग थे जो चाहते थे कि पाकिस्तान एक अलग देश हो, नहीं तो बहुत सारे मुस्लिम वैसे थे जो उस टाइम में भी अपने आप को हिंदुस्तानी समझते थे, वो समझते थे कि इंडिया ही हमारा देश है। और उसमें से एक यहाँ पे मुस्लिम का नाम है खान अब्दुल गफर खान। ये जो व्यक्ति थे ये एक अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, ठीक है, वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस के, और हमेशा इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, क्योंकि ये गांधी के ही नक्शे कदम पे चला करते थे। ये कभी नहीं चाहते थे कि टू नेशन थ्योरी आए, इन्होंने हमेशा अपोज किया, इन्होंने हमेशा अपने मुस्लिम भाइयों को समझाया कि ये कुछ नहीं है, ये ब्रिटिश लोग भड़का रहे हैं, हम लोग को धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, भारत भी हमारा देश है। लेकिन कौन सुनेगा इनका बात, बुद्धि भ्रष्ट हो गया लोगों का, और इसी के कारण बहुत सारे मरे भी। अगर हम लोग बात करें कि इंडिया का सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट है जो ज्यादा डिस्ट्रक्ट हुआ, तो हम लोग बात करें तो पंजाब और बंगाल। ये दो ऐसा प्रोविंसेस था जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा थे, ठीक है, समझ में आया ये चीज। टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल, हैड वेरी लार्ज एरिया वेयर द नॉन मुस्लिम्स वर मेजॉरिटी। तो ऐसे मुस्लिम प्रोविंसेस ये बात करें हम लोग, क्योंकि बंगाल और पंजाब ये दोनों ही पाकिस्तान से ही, मुस्लिम देश से ही कनेक्टेड थे, तो ये दोनों ऐसा प्रोविंसेस था जो जहाँ पे थोड़ा सा मेजॉरिटी में मुस्लिम रह भी रहे थे, अब प्लस फिर भी वहाँ पे हम लोग देखें तो नॉन मुस्लिम्स ही ज़्यादा थे, ठीक है, और बड़ा एरिया था। Decided that the two provinces bifurcated on the basis of religious minority at the district और local level। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो बात किया डिवीजन का, तो इन लोगों ने बात किया कि ये जो बड़ा पंजाब और बंगाल है ना, इसको भी दो भाग में बांटा जाए, रिलीजियस मेजॉरिटी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जाए, ठीक है, रिलीजियस मेजॉरिटी के आधार पर इन दो प्रोविंसेस को भी। मतलब लगभग वो लोग चाह रहे थे ना कि मतलब पंजाब, इंडिया को तो बांट ही रहे हैं, पाकिस्तान कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इंडिया का जो पार्ट पंजाब और बंगाल है इसको भी दो भाग में बांटा जाए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जाए, जिसमें रिलीजियस मेजॉरिटी वाले लोग रहेंगे, ठीक है। तो डिमांड तो मुस्लिम्स का ये भी था, मोहम्मद अली जिन्ना का ये भी था, लेकिन इस डिसीजन को 14-15 अगस्त को नहीं माना गया। सो मेनी पीपल डिड नॉट नो वेदर दे आर फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान। इसीलिए जो बंगाल और पंजाब एरिया में रहते थे उन लोगों को उस टाइम में नहीं पता था कि वो लोग पाकिस्तान में जाएं कि इंडिया में जाएं, कंफ्यूज थे। प्रॉब्लम्स, अगला प्रॉब्लम क्या था कि प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। माइनॉरिटीज वाले जो लोग थे दोनों साइड, बॉर्डर के इस साइड भी और इस साइड भी, यानी इस साइड माइनॉरिटीज में हिंदू थे, उस मुस्लिम थे, और उस साइड माइनॉरिटीज में
हिंदू लोग थे। तो लैक ऑफ हिंदू एंड सिख एट पाकिस्तान साइड एंड द लार्ज स्केल मुस्लिम एट द हिंद साइड फाउंड देमसेल्व्स स्टैब्ड। तो जो बहुत लाखों करोड़ों में जो हिंदू लोग रह रहे हैं, हिंदू सिख लोग रह रहे हैं, पंजाब के जो सिख लोग हैं और इंडिया के जो हिंदू लोग हैं जो पाकिस्तान साइड में अपना देश समझ के रह रहे हैं, वो लोग अब कंफ्यूज थे कि हम लोग कहाँ जाए, पाकिस्तान जाए कि इंडिया जाए। वही सेम हाल इंडिया के मुस्लिम्स का भी हाल था। वो लोग भी अब कंफ्यूज थे कि अब गवर्नमेंट सरकार हम लोग के साथ क्या करेगी, अब हम लोग इंडिया में रहें कि पाकिस्तान में रहें, अब तो हम लोग फंस गए। इस टाइप का सिचुएशन था वहां पे, ठीक है। दे थॉट दैट दे वेयर रिमूव फ्रॉम देयर ओन होम। उनको लगने लगा कि ये तो हमारा ही घर है, ये देश भारत हमारा है, हम लोग को क्यों अपने ही घर से बेघर किया जा रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ हमारे पूर्वज लोग रहे हैं, यहीं पे हम लोग के एंसेस्टर्स लोग रहते थे, सदियों से रहते आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग के पूर्वज लोग घर बनाए, जमीन जथा ये सब जायदाद ये सब जमा किए, अब ये सब को छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे। ये जो सिचुएशन था ये दोनों तरफ के लोगों में था, इधर मुस्लिम हिंदू वाले में भी, इधर मुस्लिम वाले में भी। आफ्टर पार्टीशन द माइनॉरिटीज फ्रॉम बोथ साइड वेयर अटैक्ड। पार्टीशन जब हुआ, जब दो देश बंटवारा हुआ, अब देखिए हिंसा का शुरू हो गया। पाकिस्तान साइड में जो माइनॉरिटीज थे उन पे मुस्लिम लोग अटैक कर दिए, इंडिया साइड में जो माइनॉरिटीज थे उसमें हिंदू लोग अटैक कर दिए। दोनों तरफ के जो लोग हैं वो बेमौत मारे गए, बिना मतलब का मारे गए, ये सरकार के चलते, ये मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी गवर्नमेंट सरकार के चलते। दे वेयर फोर्स्ड, उनको जबरदस्ती फोर्स किया गया कि भाई तुम अपना घर और जमीन छोड़ के चले जाओ, जाओ अपने देश, ये तुम्हारा देश नहीं है। दे हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, ठीक है, वहां उस जमीन और घर को छोड़ने के अलावा, ठीक है। और ये जो नोटिस था ना, ये कुछ ही आवर में ये नोटिस दिया गया। वहां पे पाकिस्तान में तो और बुरा हाल हुआ कि वहां पे नोटिस दिया गया कि कुछ ही घंटों में आप लोग यहाँ पे खाली कर दीजिए, ठीक है, अगर आप लोग नहीं कीजिएगा तो हम लोग ओपन फायरिंग या मारना पीटना शुरू कर देंगे। ऐसा सिचुएशन आ गया था, देखिए यहाँ पे कितना भयानक सिचुएशन है। एक बार इमेजिन करके देखो उस टाइम में क्या होगा, अगर तुम घर पे हो, कुछ हो, दंगा हो जाए तुम्हारे पास, तो तुमको अभी अचानक बोला जाए तुम अपना घर जमीन जायदाद छोड़ के कहीं और चल जाओ, क्या सिचुएशन होगा उस टाइम में, क्या माइंडसेट होगा लोगों का, वहाँ के बूढ़े, बच्चे, बेटियां, लड़की लोग का क्या होगा वहां पे। तो ब्रूटली वो लोग मर्डर्ड हो गए, इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर, ठीक है, दोनों तरफ हिंसाओं का वो खेल चालू रहा। समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ तक के वीडियो को आप लोग एक बार नोट्स को नोट कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में ऐसे ही मोटिवेशन और जोश के साथ, ठीक है। और 12th का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, नोट्स को यहाँ तक अच्छे से लिख लीजिए।